सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे बेटा विराम चिन्हों के प्रकार के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विराम चिन्ह होते क्या है, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं और उनके नाम बताए थे। आज मैं आपको बताऊंगी कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, उनको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि वो कहाँ पर यूज़ होते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसे हम बेटा दो भाग में जानेंगे। पार्ट 1 में मैं आपको कुछ विराम चिन्ह के बारे में बताऊंगी, फिर नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं और विराम चिन्हों के बारे में बताऊंगी। देखो, हमने 18 विराम चिन्हों के बारे में जाना था, ठीक है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने बताया है कि 20 विराम चिन्ह होते हैं। मैंने आपको 18 के बारे में बताया था, लेकिन श्री कामता प्रसाद जी कहते हैं कि विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है और ये सभी अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। सिर्फ पूर्ण विराम एक ऐसा है जो कि हमारा हिंदी भाषा का मुख्य रूप है, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे अल्प विराम के बारे में, जिसे इंग्लिश में कोमा कहते हैं, ठीक है। अल्प विराम इस तरीके का होता है। इसे हम कहाँ पर यूज़ करते हैं ये जानेंगे। जहाँ हमें थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अर्थात जहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए विश्राम करना पड़े और ये अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम जानेंगे राम, हमने कोमा लगाया, ठीक है, अल्प विराम लगाया। सीता, राम, सीता, फिर कोमा लगा के लक्ष्मण और हनुमान और हनुमान। ये सभी भगवान का रूप है। भगवान का रूप माने जाते हैं। इसमें हमने एक से अधिक नामों का यूज किया है, जैसे राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान। ये सभी भगवान का रूप माने जाते हैं। राम बोलकर हम थोड़ा रुके, फिर सीता, फिर लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान का रूप माने जाते हैं। नंबर 2 पे हम देखेंगे, हमने लिखा रीता, कोमा गीता, कोमा मयंक, भाई बहन है, भाई बहन है, ठीक है ना। रीता के बाद हमने अल्प विराम लगाया, फिर गीता के बाद भी हमने अल्प विराम लगाया और यहाँ पे लिख देंगे और मयंक भाई बहन है। तो इस तरह से हम अल्प विराम का प्रयोग थोड़ा रुकने के लिए करते हैं। नंबर 2 पर है हमारा अर्ध विराम, जिसे इंग्लिश में सेमी क्लोन बोलते हैं, ठीक है ना। जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्ध विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए है सूर्यास्त का समय हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया। लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया, ठीक है। फिर सेंटेंस पूरा करने के बाद हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया। अब देखो, यहाँ पर हमें अधिक देर रुकना पड़ा ना, सूर्यास्त का समय हो गया, ठीक है। फिर हमने अर्ध विराम का चिन्ह लगाया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। यहाँ पर हमें अधिक देर रुकना पड़ा तो हमने क्या किया, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया। ऐसे ही नंबर 3 पर है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम होता है फुल स्टॉप। पूर्ण विराम का साइन ऐसा होता है और पूर्ण विराम को इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप, ठीक है ना। जब वाक्य पूरा हो जाता है, जब हमारा वाक्य, हमने जो भी बात कहनी है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो इस प्रकार होता है, ठीक है। अब उदाहरण के लिए देखो,
जैसे मैंने आपसे बोला राम ने अपना खाना खा लिया, ठीक है, हमने अपनी बात पूरी कह दी, सेंटेंस खत्म हो गया। तो हमने क्या किया, पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया। नंबर 2 है, जैसे सीता गाना गाती है, यहां पर हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। तो हमने क्या किया, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कर दिया। जब हम अपनी बात पूरी कहकर खत्म कर देते हैं तब हम पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। नंबर 4 पर हमारा है उपविराम। उपविराम का साइन इस प्रकार का होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलन, ठीक है। जब किसी कथन को अलग लिखना हो या अलग दिखाना हो वहां पर हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या वहां पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूं, जैसे ये है विज्ञान, ठीक है, विज्ञान, आगे क्या लिखेंगे हम, एक वरदान, विज्ञान एक वरदान या अभिशाप, ठीक है। हमने यहां पर क्या किया, विज्ञान को अलग दिखाने की कोशिश की है, विज्ञान एक वरदान या अभिशाप। तो हमने यहाँ पर किस चीज का चिन्ह लगाया है, उपविराम का। ऐसे ही आपका है प्रदूषण, ठीक है। नंबर 2 पे एक और देख लो आप, प्रदूषण, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर उपविराम का प्रयोग किया, क्या लिखेंगे, एक अभिशाप, प्रदूषण एक अभिशाप। ऐसी नंबर 5 पर है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह है नंबर 5 पर, वो इस प्रकार का होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अब देखो, आपको बहुत ज़्यादा अगर खुशी होती है तो हम क्या कहते हैं, वाओ कितना अच्छा लग रहा है, या वाओ आप बहुत सुंदर है, ठीक है ना। या हे राम उसे क्या हो गया, हे राम वह मर गया। तो यहाँ पर हम किसी वाक्य में हम खुशी प्रकट कर रहे हैं, किसी में दुख प्रकट कर रहे हैं, तो उसका भाव दिखाने के लिए हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हे राम, इस चिन्ह का प्रयोग किया, हे राम वह मर गया, ठीक है, हे राम वह मर गया। ये हमने किस चिन्ह का प्रयोग किया यहाँ पर, विस्मयादिबोधक का चिन्ह। अधिक खुशी, अधिक दुख, अधिक घृणा या भय उत्पन्न का भाव दिखाने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब नंबर 6 पर है हमारा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये क्वेश्चन मार्क इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में मैं आपको इसलिए वो बता रही हूँ कि आपको इससे जल्दी याद हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि हिंदी में इसे ये कहते हैं और इंग्लिश में हमें ये कहते हैं, और आपको जल्दी याद भी हो जाएंगे, ठीक है। ये अधिकतर कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। विराम चिन्हों में कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो प्रतिदिन कंटिन्यू हमारे यूज में आते हैं। जैसे क्वेश्चन मार्क, आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे हम किसी को कहते हैं, आपने आज क्या खाया, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कैसे हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए, आप कैसे हैं, हमने आपसे क्वेश्चन किया ना, आप कैसे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दिया। आपने आज क्या बनाया है, आपने आज क्या बनाया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। किसी भी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया जाता है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग
किया जाता है। नंबर 7 पर पढ़ेंगे बेटा हम कोष्टक चिन्ह के बारे में। ठीक है, कोष्टक चिन्ह होते हैं ब्रैकेट्स, इनको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकेट में लिखे गए शब्द। इस चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए या शब्द और वाक्यांश को, शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक में लिखा जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब हम अपने अर्थ को और अधिक स्पष्ट बनाने के लिए अपने शब्द को और या वाक्यांश को कोष्टक में लिख देते हैं। उससे हमें शब्द की स्पष्टता या वाक्य की स्पष्टता पता चल जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए विश्वामित्र हमने ब्रैकेट में लिखा क्रोध से कांपते हुए। विश्वामित्र क्रोध से कांपते हुए ठहर जा। विश्वामित्र को गुस्सा आया और वो किसी को क्रोध से कांपते हुए कह रहे हैं ठहर जा। तो हमने क्रोध से कांपते हुए को स्पष्ट करने के लिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, नंबर 8 पर है योजक चिन्ह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइफन। इस चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सुख दुख, आपने देखा होगा ऐसे इस प्रकार के वाक्यों में अधिकतर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। लाभ हानि, लाभ हानि। ठीक है, फिर दिन रात, दिन रात। ठीक है, जैसे हमने लिखा यश अपयश। ठीक है, फिर हमने लिखा तन मन धन। इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के शब्दों में जो दो एक जैसे करके रिपीट होते हैं उनमें हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन। इस प्रकार के वाक्यों में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अभी हमने जाना एक्सप्लेन करके 8 चिन्हों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैं और 8 विराम चिन्हों के बारे में आपको स्पष्ट करके बताऊंगी। धन्यवाद।